कल मैंने आपको आइलैंड्स के बारे में बताया था। और अच्छा, मैंने शायद कुछ छोड़ दिया था। आइलैंड्स कंप्लीट नहीं हुए थे, ऐसा कुछ था क्या? लास्ट पॉइंट क्या लिखवा के छोड़ दिया था आइलैंड्स में? 572 द्वीप वगैरह कुछ ऐसा मैं बता रहा था बे ऑफ बंगाल में। यस 572 सर, आपने आइलैंड्स, उसमें जनजातियां भी लिखवा दी थी। ट्राइब्स लिखवाई थी, ठीक है। अब इसमें कुछ एक दो और बातें हैं, जैसे जैक फ्रूट का आपने नाम सुना होगा, कटहल। जैक फ्रूट यहीं की एंडेमिक प्रजाति है, अंडमान निकोबार या आइलैंड्स रीजन की। जैक फ्रूट यहीं की एक प्रजाति है। तो जैक फ्रूट, कोकोनट, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट स्पेशीज हैं जो प्लांट्स की हम लोगों को देखने को मिलती हैं यहाँ। और एनिमल्स के लेवल पर अगर हम लोग देखें तो डॉल्फिन, और ये खारे पानी की डॉल्फिन ही होगी जो आइलैंड्स के आसपास हम लोगों को देखने को मिल जाती हैं। डॉल्फिन यहाँ की एक प्रमुख प्रजातियों में। फिर दूसरे मॉलस्का आ जाते हैं। मॉलस्का माने वो जीव जंतु जो खोल बना के रहते हैं। मैंने आपको पढ़ाए हैं वो, हालांकि वो कोरल तो नहीं होते, लेकिन खोल बना के रहने वाले जीव जंतु या जिनके ऊपर खोल पाया जाता है उन्हें हम लोग मॉलस्का कहते हैं। तो वो भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लिखना, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का महत्व। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये बताओ, प्लांट से हम लोगों को खाने पीने की वस्तुएं प्राप्त होती हैं या नहीं? शाकाहारी लेवल पर हम लोग वहीं से प्राप्त करते हैं सब चीजें। दवाइयाँ, ठीक, ये भी मिलती हैं। सौंदर्य प्रसाधन, ये भी हम लोगों को वहीं से मिलते हैं। तीसरा, कल्चरल व्यू से, अगर कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ट्राइबल कल्चर है वो पूरी की पूरी प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं उन्हीं के ऊपर निर्भर करती है, या फॉरेस्ट के ऊपर निर्भर करती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं, एक तो कल्चरल लेवल पर, मेडिसिनल लेवल पर, न्यूट्रिशन के लेवल पर, या अपने फूड के लेवल पर इवन कहें तो, इन इन सभी बातों को लेकर हम पूरी तरीके से बायोडायवर्सिटी के ऊपर निर्भर हैं। बायोडायवर्सिटी और क्या करती है, देखो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये सॉइल साइकिल को बनाने का काम करती है। एक मृदा चक्र होता है। मृदा चक्र माने सॉइल से न्यूट्रिएंट्स का पौधों में जाना, और पौधों से फिर पौधों से फिर हाँ, पौधों का पौधों का न्यूट्रिएंट्स लेना, पेड़ पौधों का न्यूट्रिएंट्स लेना मिट्टी से, सॉइल से, और फिर वापस पेड़ पौधों के द्वारा या फिर जीव जंतुओं के द्वारा उसी न्यूट्रिएंट्स की आपूर्ति वापस मिट्टी में कर जाना। जैसे एग्जाम्पल, पेड़ पौधों ने न्यूट्रिशन लिए सॉइल से, उसके बाद पेड़ पौधे गल गए, सड़ गल के वो वापस मिट्टी में मिल गए, तो जो न्यूट्रिएंट्स थे वो वापस मिट्टी में आ गए सड़ने और गलने के बाद पेड़ पौधों के। तो एक प्रकार का चक्र बन गया, इसको हम लोग सॉइल साइकिल कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, है ना, ये सब पेड़ पौधों ने ली सॉइल से, और पेड़ पौधों ने इसे लेकर अपना विकास किया। बाद में जब पेड़ पौधों की मृत्यु हो गई, वो फिर से मिट्टी में मिल गए, तो वो न्यूट्रिएंट्स फिर से मिट्टी में आ गए। इसको हम लोग, अब इतना ही समझना अभी तो इसे, हालांकि एक बहुत बड़ा साइकिल होता है, इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसे जैव भू रासायन चक्र भी हम लोग कहते हैं, बायो जियो केमिकल साइकिल भी कहते हैं। बायो जियो इसलिए कहते हैं इसे, क्योंकि इसमें सॉइल से और प्लांट्स जुड़े हुए हैं। जियो माने सॉइल, बायो माने प्लांट्स। और केमिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं।
जैसे पेड़ पौधों में ग्लूकोज या सुक्रोज के रूप में, या बल्कि उसे हम लोग सेल्यूलोज कहते हैं, सेल्यूलोज के रूप में न्यूट्रिएंट्स कन्वर्ट होकर सेल्यूलोज के रूप में इकट्ठे हो गए। सेल्यूलोज माने लकड़ी जिसे आप देखते हो। और बाद में ये सेल्यूलोज जब पेड़ पौधों की मृत्यु हो गई, ये वापस मिट्टी में मिल गया। तो वही न्यूट्रिएंट्स जो थे, अब इनको मिट्टी में मिलने से क्या होगा, बैक्टीरिया, एल्गे, शैवाल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, इसे फिर से न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल से गए वो वापस सॉइल में आ गए। इस साइकिल के लिए भी बहुत जरूरी है बायोडायवर्सिटी। अगर बायोडायवर्सिटी नहीं होगी तो सॉइल साइकिल या बायो जियो केमिकल साइकिल, जैव भू रसायन चक्र गड़बड़ा जाएगा। और इसी चक्र से ऊर्जा एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफर होती है। एक लेवल से दूसरे लेवल माने सॉइल ही क्या करेगी, जो न्यूट्रिएंट्स में ऊर्जा है उसे पेड़ पौधों तक पहुंचाएगी। पेड़ पौधों से हम लेंगे, फिर हम वापस सॉइल में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये अलग अलग स्तर हैं ऊर्जा के जाने के। तो एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा का ट्रांसफर या स्थानांतरण इसी बायो जियो केमिकल साइकिल से होता है। इसको बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है बायोडायवर्सिटी। अगर बायोडायवर्सिटी नहीं होगी तो ये साइकिल गड़बड़ाएगा, टूटेगा, और सामान्यतः फिर जीवन को संकट होगा पूरी पृथ्वी के ऊपर। इसीलिए हम लोग स्पीशीज को एक्सटिंक्ट होने से बचाने का काम करते हैं। क्योंकि अगर स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई, विलुप्त हुई कुछ प्रजातियां, चाहे पेड़ पौधों की हो चाहे जीव जंतुओं की हो, तो ये पूरा साइकिल गड़बड़ा जाएगा और फिर हम लोग एक्सटिंक्शन के कगार पर होंगे। हम लोग भी, मानव भी एक्सटिंक्शन के कगार पर होगा। ये फैक्ट है। जैसे अगर आप देखो तो कोविड या कोरोना जो वायरस था, ये लगभग लगभग एक थ्रेट था पूरे मानव जाति को, और इसने बहुत नुकसान किया। ऐसी थ्रेट भविष्य में आ सकती हैं, और भी आ सकती हैं, और बड़े लेवल पर भी आ सकती हैं। क्योंकि ये जो बायो जियो केमिकल साइकिल है वो इस समय गड़बड़ा रहा है, क्योंकि बायोडायवर्सिटी में एक प्रॉब्लम, बायोडायवर्सिटी के लेवल पर एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो हो गई ये, देखो ये खूब आया है एग्जाम में, कई बार आया है। आप पारिस्थितिकी में देखोगे तो वहां इसके क्वेश्चन मिलेंगे, इकोलॉजी में, बायोडायवर्सिटी में देखोगे तो वहां इसके क्वेश्चन मिलेंगे। अब इसमें अगले पॉइंट से लिखना, बल्कि एक नोट करके लिखना, अगले पॉइंट से नहीं, नोट करके लिखना। देखो, फूड के बारे में हमने अभी चर्चा की। पहले जो जीव मनुष्य था, या जो पहले शुरुआती जो जीव थे, उनकी फूड हैबिट्स बड़ी डाइवर्सिफाई थी। वो काफी चीजें खाते थे, लेकिन हम लोगों ने अब अपने आप को बड़ा संतुलित कर दिया। हम लोग अब केवल कुछ ही चीजों के ऊपर निर्भर रह गए खाने पीने के लिए। जैसे प्लांट्स को हम लोग पहले बहुत सारी चीजें खाते थे, और ये तो आप अपनी जनरेशन में ही देख सकते हो। आप अपने पिताजी से अगर पूछो तो वो कहेंगे हम तो चने की रोटी खाते थे, या बाजरा खाते थे, या ज्वार खाते थे, गेहूं मिलता भी नहीं था, इन्हीं से सब खाते थे। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो हम केवल गेहूं के ऊपर ही निर्भर हैं, और गेहूं में भी मैदा खाते हैं, उसको भी ढंग से नहीं खाते। तो हम लोगों ने क्या किया कि अपनी फूड हैबिट्स को बड़ा लिमिटेड करते चले आए। इससे एक इम्बैलेंस बना है। इम्बैलेंस क्या बना है, एक तो क्योंकि हम लोग जो चीज हम लोग कंज्यूम करते हैं उसी के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, और अगर कंज्यूमेशन की जो चीजें हैं वो कम है, इसका मतलब निर्भरता कम चीजों के ऊपर, इसका मतलब कुछ ही चीजों के ऊपर ज्यादा निर्भरता, इसका मतलब ये कुछ ही चीजों का ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन। इसलिए आप देखते हो गेहूं खूब उगता है, चना और ये सब उगना बंद हो गया है। अगर आप खेती किसानी के में जाएंगे तो उन चीजों को हम बहुत कम उगा पाते हैं। इससे भी एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बना है। आपको जान के हैरानी होगी, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की 75% आबादी केवल 8 प्रकार के अन्न खाती है। 8 प्रकार के प्लांट से अपना कंजम्पशन करती है, केवल 8 प्रकार के। जबकि प्लांट्स को अगर हम लोग देखें
तो प्लांट की सबसे ज्यादा प्रजातियां पृथ्वी पर हैं, और उनमें से अन्न वाले प्लांट्स की, यानी जिन्हें हम लोग पहले खाते थे, उनकी काफी ज्यादा है। पर हम लोगों ने, मतलब उनकी संख्या हजारों में है, लेकिन हम लोगों ने केवल 8 पर आ गए। तो एक नोट करके लिखना इसमें। अब इसमें एक और नोट डालना, एक और नोट डाल दीजिए। देखो, भारत सरकार ने अंग्रेजों के टाइम से ही, अभी से नहीं, अंग्रेजों के टाइम से भी, हालांकि उस समय जैव विविधता को लेकर बहुत ज्यादा बात थी नहीं, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए जरूर बहुत सारे नियम बनाए गए थे, बहुत सारे कानून बनाए गए थे। तो कुछ ऐसे कानूनों को हम लोग जस्ट लिख लेंगे, एक्ट को जस्ट लिख लेंगे, जो कि बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं इंडिया में। ये क्वेश्चन लॉ में भी आ जाता है। अ, जब हम लोग एनवायरमेंटल लॉ आप पढ़ते हो, तो उससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन पूछ लेते हैं आजकल एग्जाम में, तो इसमें आ जाएगा एक आध क्वेश्चन, और जीएस में तो आ ही जाएगा। तो आप इसमें लिखना, जैव विविधता संरक्षण की दृष्टि से, जैव विविधता संरक्षण की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम, सम इंपॉर्टेंट एक्ट, some important act related to प्रोटेक्शन ऑफ बायोडायवर्सिटी। देखो, आज भी मौसम बहुत खराब रहेगा, ओले पड़ सकते हैं, तो आप बचना, मौसम ऐसा ही है, अगर हवा आई तो ओला पड़ेगा। चलिए, पहला लिखना इसमें, सबसे पुराना जो बना था। देखो, प्लेग के बारे में मैंने आपसे बात की थी कि 1914 के आसपास प्लेग अधिनियम बना था एक। तो इसमें आप लिखो, खतरनाक कीट एवं पिस्सू अधिनियम। खतरनाक कीट एवं पिस्सू अधिनियम, खतरनाक कीट एवं पिस्सू अधिनियम, है ना, डेंजरस फ्लाइज, बल्कि इंसेक्ट कहेंगे शायद, डेंजरस इंसेक्ट एंड पिस्सू एक्ट 1914, ये सबसे पहला था, ये सबसे पहला था। सर दूसरा ईयर लिखना से इसमें, बता दीजिए। 1914 डेंजरस इंसेक्ट एंड पिस्सू एक्ट 1914, 1914। ठीक। फिर दूसरा लिखिए, भारतीय कॉफी अधिनियम, बल्कि कॉफी की जगह कहवा होगा, इंडियन कॉफी एक्ट 1942। ठीक। बल्कि इससे, हाँ चलो 1942 लिख लीजिए, बल्कि इससे पहले भी है एक, इससे पहले भी है। चलो कोई बात नहीं, इससे पहले वाले को लिख लेना, अब लिख लो उसे। भारतीय वन अधिनियम, ये सबसे पुराना है, अगर फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन को लिखें देखें, ये सबसे पुराना, इसी में चेंजेस किए जाते रहे हैं। तो इसमें लिखना नेक्स्ट, भारतीय वन अधिनियम, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, 1927, ये आया है क्वेश्चन, ये अंग्रेजों के टाइम में बन गया था। नेक्स्ट लिखना फिर, आयात एवं निर्यात नियंत्रण अधिनियम, आयात एवं निर्यात नियंत्रण अधिनियम, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रेगुलेशन एक्ट, ये 1947 में बना। इसमें ऐसी चीजों के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को मनाही थी जो इकोलॉजिकली, मतलब जैसे कुछ विशेष प्रकार के जीव जंतु, उनके लिए। ठीक। 1947 कितना? 1947 मैंने बोला, 1947, 1947, 1947। नेक्स्ट लिखिए इसमें, रबर उत्पादन अधिनियम, रबर उत्पादन अधिनियम, रबर प्रोडक्शन एक्ट 1947 में था ये भी। रबर एक प्लांट है,
का यूज करते हैं, लेकिन ओवर एक्सप्लॉइटेशन ना हो इसलिए रेगुलेटेड कर दिया उसे। तो रबर रेगुलेशन एक्ट 1947। नेक्स्ट लिखना। प्रोडक्शन रेगुलेशन। हाँ, रबर प्रोडक्शन एंड रेगुलेशन दोनों लिख सकते हैं। रबर प्रोडक्शन एंड रेगुलेशन एक्ट 1947। नेक्स्ट लिख लीजिए इसमें, खान एवं खनिज विकास अधिनियम। खान एवं खनिज विकास अधिनियम, माइन एंड मिनरल डेवलपमेंट एक्ट। माइन एंड मिनरल डेवलपमेंट एक्ट, ये 1957 का है, 1957 का है। ठीक। नेक्स्ट लिखिए इसमें, इलायची अधिनियम। इलायची अधिनियम, ये कार्डामोम के प्रोटेक्शन के लिए था, क्योंकि नीलगिरी में, वेस्टर्न घाट में खूब होती है ये, बल्कि केरला कर्नाटका में इलायची पहाड़ियों पर, तो वहां इसे प्रिजर्व करने के लिए ये लागू किया गया। इलायची अधिनियम, कार्डामोम एक्ट 1965, 1965। एक और रह गया इसमें, एक और लिख लो, चाय अधिनियम। चाय अधिनियम, टी एक्ट 1953। चाय अधिनियम, टी एक्ट 1953। और एक और लिख लो, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आजकल खूब चर्चा में रहता है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट। इसके अंतर्गत ही सरकार सबको बंद कर देती है, गाय को संरक्षित किया गया है। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट, इसको अंग्रेजी में ही लिख लीजिए। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी, पहले लिख तो लो, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960, 1960 का है ये। ठीक है। ये ऐसे एक्ट हैं जो कि बायोडायवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए भारत द्वारा बनाए गए। कुछ और भी एक्ट आएंगे आगे, उनको हम लोग आगे देख लेंगे, है ना। आगे हम लोग बायोडायवर्सिटी वगैरह में एक और टॉपिक होगा, वो उसमें हम लोग देखेंगे।